ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज से। होपफुली आपने अब तक के सारे पहले के चैप्टर समझ लिए होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया चैप्टर बहुत जल्दी से। देखिए क्या होता है इस चैप्टर में, हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके से मिलता है, उसका हमारे इंडिया में क्या क्या है रेट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है। हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और समझते जाएंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हमारा आता है कि एम्प्लॉयमेंट है क्या। भाई एम्प्लॉयमेंट है क्या? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेटा कि जितने भी लोग हमारे इंडिया में एक्चुअल में किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अपनी अर्न कर रहे हैं लिविंग, मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए कमा रहे हैं और अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान अगर ऐसा कर पा रहा है तो वो एक एम्प्लॉयड इंसान है। ओके नेक्स्ट बेटा हमारा आता है हुआ वर्कर्स। वर्कर्स कौन होते हैं भाई? आज तक तो हमने बस इतना ही सुना है कि कोई इंसान अगर किसी के अंडर में काम कर रहा है मतलब एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है, तो भाई जो एम्प्लॉय है वो उसका वर्कर है। या फिर जो एक कंस्ट्रक्शन होते हैं वर्कर्स या जो हेडलोड वर्कर्स होते हैं हम उनको मानते हैं वर्कर्स। नो बेटा ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वर्कर्स हर एक इंसान है जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और हमारे देश के जीडीपी में इन्वॉल्व कर रहा है अपने आप को। ओके कोई भी इंसान एक वर्कर होगा, अगर चाहे वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर वो वेज एम्प्लॉयड हो। मतलब या तो वो खुद का अपना कोई बिजनेस कर रहा हो या फिर वो कहीं ना कहीं पे काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर उसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है हमारे देश के जीडीपी में, हमारे देश के किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है बेटा, तो वो एक वर्कर रहेगा हमेशा से। तो क्या चीज, चाहे वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो एक वेज एम्प्लॉयड हो, हमेशा से ये दोनों ही चीजें हमारी एक वर्कर के अंदर आती हैं। तो वर्कर एक हर एक इंसान होता है जो कि किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, किसी न किसी काम को करने में, देश के जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा हो। सिंपल सी बात है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडिया में भाई जो एम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा ही मल्टीफेसिड है। मल्टीफेसिड का मतलब क्या है भाई कि हमारे इंडिया में कुछ लोगों को जो काम मिलता है वो उनकी स्किल के अकॉर्डिंग अगर नहीं मिल पाता है तो या तो भाई वो अंडर एम्प्लॉयड रह जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। मतलब उनको अगर 10,000 रुपीज मिलने चाहिए हर महीने के, तो उनको सिर्फ मिल रहे हैं 8,000 रुपए या उनको मिल रहे हैं सिर्फ 6,000 रुपए। उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो यहीं पे अब आता है समझ में कि हमारे इंडिया में अलग अलग लेवल का तरीके का हमारा एम्प्लॉयमेंट है। कुछ लोगों के पास पूरे के पूरे साल रहता है एम्प्लॉयमेंट, जो लोग किसी न किसी एक अच्छी जगह पे काम करते हैं या फिर जो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने बिजनेस करते हैं, उन लोगों के पास पूरे पूरे साल रहेगा काम, अगर उनका कोई बिजनेस या उनका अगर कोई काम ऐसा हो तो। या फिर बहुत से लोगों के पास कुछ महीने का काम होता है और बहुत से लोगों के पास कुछ सीजनल काम होता है। सीजनल का मतलब जैसे कि फेस्टिव टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक इंडियन अपने घर को व्हाइट वॉश करवाना चाहता है, तो उसी के लिए अब वो सीजनल वर्कर्स जो होते हैं जो उस टाइम पे व्हाइट वॉश करते हैं, दे आर नोन एज अ सीजनल वर्कर्स। तो ऐसे लोग भी हमारे इंडिया में हर तरीके का आदमी है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि पूरे का पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट हो गया, कुछ महीने का एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर कुछ टाइम का सीजन का एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो हमारे इंडिया में मल्टी फेसिलिटी काइंड ऑफ हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट हमेशा से रहता है। समझ में आ गया होगा बेटा होपफुली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे आता है कि हमारे इंडिया में आखिर में वर्कर्स हैं कितने। तो बेटा अभी हाल फिलहाल में अभी हमारा सेंसस तो नहीं आया है, अभी का जो हमारा एक रिसेंट आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू 11-12 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो 11-12 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में टोटल 471 मिलियन पीपल हमारे इंडिया में वर्कर्स हैं। अब 471 मिलियन का मतलब है 47 करोड़ के आसपास। ओके जिसमें से अगर हम देखें रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब जगह के अकॉर्डिंग, जगह मतलब शहर और गांव, तो गांव में रूरल के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 75% हमारे देश के वर्कर्स गांव में रहते हैं, जबकि मात्र 25% हमारे देश के वर्कर्स सिर्फ और सिर्फ शहरों में रहते हैं। उसी में अगर हम देखें कि जेंडर स्पेसिफिक देखें तो टोटल वर्कफोर्स में हमारे इंडिया में बहुत 70% हमारे इंडिया में मेल वर्कर्स हैं और 30% हमारे इंडिया में जस्ट फीमेल वर्कर्स है। तो ऑफ कोर्स गैप बहुत ज्यादा है।
इनमें भी हमारा गैप बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स लोग यहां से यहां पे रूरल से अर्बन ट्रांसफर तो हो रहे हैं, लेकिन उनको शहर में आके भी ऑफ कोर्स इतना काम नहीं मिल पाता है, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। या फिर सपने लेके आए थे कि वो क्या क्या बन जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको जॉब नहीं मिल पाई एंड दे एंड अप इन द नॉन वेज, वो एकदम एक कोई वर्कर भी वो नहीं हो पाए, मतलब वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हो पाए, वो एक वेज एम्प्लॉयड भी नहीं हो पाए, अल्टीमेटली वो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे में फिर उनको रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे आता है कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें तो हमारे इंडिया में जो ये 30% हमारी जो फीमेल है वर्कफोर्स, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में ज्यादातर जो वर्कफोर्स है बेटा वो गांव में रहती है इन टर्म्स ऑफ वुमेन, और ज्यादा और इन कंपैरिजन टू शहर के अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में जो वुमेन्स होती हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयड होती हैं। ऐसा क्यों? ये एग्जाम में आया हुआ बेटा है क्वेश्चन, तो ध्यान सुनिएगा। इसका आंसर होगा कि जो गांव में होती हैं महिलाएं वो ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, इसी वजह से जो जनरली वुमेन्स होती हैं वो अपने लेबर फार्म में या छोटे मोटे काम जैसे कि फ्यूल वुड का काम होता है, इन तमाम जगहों पे वो अपने काम करने स्टार्ट कर देती हैं ताकि वो अपनी फैमिली को ओवरऑल किसी भी तरीके से मदद कर पाए इकोनॉमिकली। इसी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें क्योंकि जो गांव में होते हैं लोग वो ज्यादा, जो गांव की जो होती हैं महिलाएं वो ज्यादातर हमारी एम्प्लॉयड होती हैं इन कंपैरिजन टू हमारी अर्बन एरियाज की वुमेन्स के कंपैरिजन में। होपफुली बेटा जी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, और लेकिन समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा क्या है लेबर फोर्स, क्या होती है लेबर फोर्स का मतलब होता है बेटा कि हमारे इंडिया में या कहीं पे भी कितने नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, इन एडिशन टू कि कितने नंबर ऑफ पीपल काम करने को रेडी हैं, काम देख रहे हैं, इस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को भी रेडी हैं, लेकिन फिलहाल अभी काम है नहीं है। दैट मींस ऐसे लोग जो कि काम कर रहे हैं प्लस काम करना चाहते हैं लेकिन अभी काम नहीं है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बनता है? लेबर फोर्स बन जाता है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। मतलब अगर हम देखें कि जितने भी लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं प्लस जितने भी लोग हमारे अनएम्प्लॉयड हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा क्या बन के आता है भैया? लेबर फोर्स निकल के आ जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा क्या आता है? हमारा वर्क फोर्स आता है। वर्क फोर्स का क्या मतलब है? वर्क फोर्स का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली, जो हमारे इंडिया में एक्चुअल में काम कर रहे हैं, मतलब हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड वंस, जो कि एम्प्लॉयड हैं। तो अगर हम देखें ये अल्टीमेटली ओनली क्या शो करता है बेटा? एम्प्लॉयड पीपल करता है शो। तो अगर हम नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड निकालना चाहें तो हम अब कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे भाई? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड में से एम्प्लॉयड को हटा दें तो क्या निकल के आएगा भाई? अनएम्प्लॉयड निकल के आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड तो कट जाएगा। समझ में आ गया चीज? तो नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड। आ गया बेटा समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसको हम कैसे निकालें? तो देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल है ये भी। अगर हम देखें क्या होगा कि नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द हमारी टोटल हमारी लेबर फोर्स कितनी है। ओके, तो नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड अपॉन हमारी टोटल लेबर फोर्स कितनी है इनटू 100। ठीक है, या फिर आप यहां पे लिख लेंगे इनटू 100। ओके, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। होपफुली बच्चा आपको समझ में आ गया होगा अब तक हमने बहुत क्विकली इस चैप्टर को कंप्लीट करा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके बच्चों, तो अब हमारे में नेक्स्ट आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देखिए क्या होता है जरा, वर्कर पॉपुलेशन का रेशियो मतलब है कि कितने एक्टिवली हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने हमारे एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमारे देश के टोटल हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है डिवाइडेड बाय हमारी टोटल कितनी पॉपुलेशन है, उनमें से हमारे कितने परसेंट लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे देश के
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। मतलब अल्टीमेटली हमें इससे ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग उन हर एक काम करने वाले पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बेटा हमारे इंडिया में 38.6% लोग ऐसे हैं जो कि अल्टीमेटली वर्कर्स हैं, जो कि अल्टीमेटली काम कर रहे हैं, जबकि मोर देन 60% ऐसे लोग हैं जो कि इन 38% पे डिपेंडेंट हैं, जो कि कुछ काम नहीं कर सकते या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे है, इन 38.6% पे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। मैंने यहां पे इस चीज को रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब गांव और शहर, रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि गांव की टोटल पॉपुलेशन में से अप्रोक्सीमेटली 40% पॉपुलेशन हमारी वर्कर्स होती है, जबकि शहरों में वो थोड़ी सी हमारा परसेंटेज कम होके 35.5% तक पहुंच जाता है। एंड अल्टीमेटली हमारा इसका जो एक एवरेज निकल के आता है वो क्या आता है हमारा 38.6%। मतलब ऑफ एवरी 100% हमारे इंडिया में हर 100 लोगों में से 38.6% लोग या 38.6 लोग हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, मतलब एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, मैंने आपकी इसी चीज को ही, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को मैंने आपको थोड़ा सा एक बार आपको जेंडर में बताने की करिए कोशिश। मैं आपको डेटा बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं, पूरा का पूरा जितनी भी आपकी बुक्स में है डेटा मैं आपको उतना नहीं बता रहा हूं, उतना याद करना आपके लिए भी जरूरी नहीं है। मैं आपको उतना बता रहा हूं कि जो कि आपके आंसर की फ्रेमिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर को और फैक्चुअल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो जेंडर के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है कि मेंस की हमारी कितनी है 54.4% और वुमेन्स की हमारी कितनी है जस्ट अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास। मतलब अगर हम देखें कि आउट ऑफ जितने भी हमारे देश में मेंस काम कर रहे हैं उनमें 54 पॉइंट, ऑफ कोर्स मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन। एंड अगर हम बात करें वुमेन्स की तो approximately 1/5 of the population of women are actually working, that's it, nothing at all। मतलब इससे ज्यादा महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा आता है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एम्प्लॉयमेंट जो हमें मिलता है वो हमें किस किस तरीके से मिलता है। मतलब ऑफ कोर्स एक तो होता है कि भाई कोई अपनी अपनी शॉप खोल के बैठ गया, कोई अपनी बिजनेस खोल के बैठ गया, या कोई अपनी जॉब कर रहा है, तो आखिर में हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा ये एम्प्लॉयमेंट डिवाइड होता है बेसिकली 2 पार्ट्स में। एक होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। होपफुली आ गया होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में वो लोग होते हैं बेटा जो कि अपना खुद का काम कर रहे हैं। खुद का मतलब जो कि बार्बर्स होते हैं, आपकी शॉपकीपर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। ये तमाम लोग जो कि किसी पे डिपेंड नहीं है, जो कि अपने आप अपने काम को कर रहे हैं, अपने ही चीजों को इस्तेमाल करके। वो कौन है हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ द वर्कफोर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। इसका हम डेटा अभी आगे देखेंगे प्रॉपर ढंग से। अगर हम देखें इन नंबर्स, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इन ये कहीं ना कहीं पे यहां पे एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशन, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब जो उसको हायर कर रहा है, किसको, एक एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर आ गया ऊपर, एम्प्लॉय आ गया उसके नीचे। तो यहां पे जो हमारा एक रिलेशन आता है जो कि अपनी सर्विसेज देके अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसके बदले उसको रुपए मिल रहे हैं, वेजेस मिल रही हैं, वो हमारा किस में आता है भाई, वेज एम्प्लॉयमेंट में आता है। अगेन ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा रेगुलर वर्कर्स, एक होते हैं हमारे कैजुअल वर्कर्स। अब हमारा एक्चुअल में देखें तो उसमें क्या फर्क है। देखिए रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं बेटा, ये वो वर्कर्स होते हैं जिनके पास परमानेंट जॉब होती है, जो कि किसी न किसी एक आईटी कंपनी में, किसी न किसी एक अच्छी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी परमानेंट जॉब है उनके पास। अकाउंट्स का उनके पास परमानेंट 12 महीने का उनके पास रहता है काम। एमएनसी में काम कर रहे हैं, किसी न किसी 12 महीने उनके पास काम रहता है, जॉब की सिक्योरिटी रहती है। लेबर लॉज मतलब ट्रेड यूनियंस इनको बनाने का पूरा हक दिया जाता है, और इनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल कि उनको जो पेंशंस मिलती है या फिर जो उनको प्रोविडेंट फंड, जैसे कि उनको सब चीजें इसमें सब आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हमारे एक परमानेंट एम्प्लॉय, एक ऐसा इंसान जिसके पास 12 महीने काम है, और अगर उसको काम से निकाला भी जाएगा तो ऑफ कोर्स उसके पास जॉब की सिक्योरिटी है। मतलब काम से अगर वो निकाल भी देगी कंपनी तो हाँ, उसको 4 से 5 महीने का आगे की सैलरी देके, कंपेंसेशन उसको एक सैलरी देके निकालेगी। मतलब उसके पास अगले 4 से 5 महीने के लिए एक जॉब दूसरी देखने के लिए टाइम होगा।
उसी के ही जस्ट अपोजिट हमारा आता है कैजुअल वर्कर्स। देखिए कैजुअल वर्कर्स एक बहुत ही खराब स्थिति होती है किसी भी एक पर्सन के लिए कि अगर वो एक कैजुअल वेज अर्नर है। क्यों? बिकॉज कैजुअल वेज अर्नर का मतलब होता है कि उसके पास आज काम है तो है, कल काम नहीं है तो नहीं है। मतलब अगर वो आज काम उसको अगर कहीं से मिल गया तो वो आज काम कर रहा है, लेकिन अब वो काम पे कल नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास कल काम नहीं है तो उसको कल के रुपए नहीं मिलेंगे। मतलब यहां पे वो तमाम चीजें आती हैं हमारी जिनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, जिनके पास कोई भी उनको कभी भी कंपनी से निकाला जा सकता है विदाउट एनी कंपेंसेशन। किसी भी शॉपकीपर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि छोटी छोटी होती हैं शॉप, या किसी भी जगह पे, एक ऐसी जगह पे, एक छोटी फैक्ट्री पे जो भी कंस्ट्रक्शन के होते हैं वर्कर्स, जो कि हैवी लोड, जो कि आपके वर्कर्स होते हैं, ये तमाम आपके आते हैं किसमें बेटा? कैजुअल वेज अर्नर्स में आते हैं, कैजुअल आपके वर्कर्स में आते हैं। अगर हम देखें हमारे इंडिया में 30% इसकी, हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास रेगुलर काम नहीं मिलता है। मतलब एक तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं है, ऊपर से वो रेगुलर भी नहीं है। अल्टीमेटली वो क्या है? हमारे एक ऐसे अर्नर्स हैं जिनके पास कभी कभी काम है। तो जब कभी कभी काम है मतलब दे आर नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड पर्संस। इनके पास कोई भी प्रोटेक्शन भी नहीं होता है लेबर लॉस का, इनके पास कोई लेबर की यूनियन नहीं होती है, तमाम चीजें इनके पास अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको कोई भी, ये हमेशा अंडर एम्प्लॉयड ही रहते हैं। अंडर एम्प्लॉयड मतलब इनको जितना मेहनत करते हैं उतनी इनको सैलरी भी नहीं मिलती है, उतनी इनको वेजेस भी नहीं मिलती है। होपफुली बच्चों आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। बेसिकली आपको सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपको आगे समझ में। वेज एम्प्लॉयमेंट में हमारे आते हैं दो, रेगुलर और आपके कैजुअल। रेगुलर के हमारे कुछ ये हैं फीचर्स और कैजुअल के हमारे कुछ ये हैं फीचर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है, किसी न किसी एक सेट में आपको मिल जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? देखिए बेटा, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब बहुत आसान है, सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, उस रेट से अगर हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ना बढ़ पाए, मतलब हम ज्यादा अपना जीडीपी तो बढ़ाते जा रहे हैं हर साल के साथ, कभी 6% से, कभी 7% से, कभी 8% से, लेकिन हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इतनी क्रिएट ना हो पाए जितनी क्रिएट हमारी देश की जीडीपी हो रही है। मतलब द रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी अगर ज्यादा हो जाए, द इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट और द जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं किस पे? मशीन मेड गुड्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू लेबर इंटेंसिव गुड्स पे। समझ में आ गया आप लोगों को कि जहां पे हमारे देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, जितनी भी तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो 7% से 8% से, लेकिन उतनी तेजी से हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि यहां पे हमारी इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी जितनी भी कर रही है, लेकिन उतनी तेजी से वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर पा रही है, उतनी तेजी से वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं कर पा रही है। इसको मैंने बहुत आसानी से समझाने के लिए यहां पे एक ग्राफ भी बनाया है। देखो, ये जो हमारा रेड वाला ग्राफ है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है हमारे देश की जीडीपी को, और ब्लैक वाला ग्राफ हमारा इंडिकेट कर रहा है देश के एम्प्लॉयमेंट को। तो देखिए हमारा फ्रॉम द ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस टू टिल डेट 2011-12 तक अगर हम देखें कि हमारे देश का जीडीपी तो देखो हमारा लगातार ऊपर बढ़ रहा है, इसमें कुछ आ रही है फ्लक्चुएशन, लेकिन इतना एम्प्लॉयमेंट हमारा नहीं बढ़ रहा है। और जो इनके बीच का जो देखो, जो हमारा जो गैप है वो क्या हो रहा है? हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। जहां पे कि हमारे देश का इंक्रीज तो हो रहा है जीडीपी, लेकिन उतनी तेजी से हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया होपफुली। इसको हम क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ करते हैं। ध्यान से याद कर लेना, समझ लेना, ये एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स आती हैं, एक आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और दूसरा हमारा आता है बेटा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे जरा। दोनों ही किसी भी कंट्री के लिए बहुत खराब होते हैं और ये दोनों ही इस समय हमारे कंट्री में हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। देखते हैं जरा कि ये है क्या आखिर में। देखिए कैजुअलाइजेशन अभी हमने पढ़ा था, एक हमारे होते हैं कैजुअल वेज अर्नर्स, एक हमारे होते हैं रेगुलर सैलरीड अर्नर्स। तो जो हमारे रेगुलर वाले होते हैं उनके पास परमानेंट जॉब होती है, जॉब की सिक्योरिटी होती है, वहां पे उनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उनको लेबर लॉस मिल जाते हैं। जबकि कैजुअल जो हमारे होते हैं, जो हमारे कैजुअल वेज अर्नर्स होते हैं, इनके पास ना तो जॉब की सिक्योरिटी होती है, ना इनके पास परमानेंट जॉब होती है, ना इनके पास प्रॉपर उनको सैलरी मिल पाती है, दे आर अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं, ना इनके पास लेबर लॉज हैं और ना इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी लॉज रहते हैं, जिसकी वजह से एक कैजुअल वेज अर्नर्स बहुत ही दिक्कतें फील करता है किसी भी कंट्री में जहां भी होती हैं। मतलब जितने भी कंट्री में जहां जहां पे भी ये हमारे कैजुअल वेज अर्नर ज्यादा होते हैं, उतना ही कंट्री अंडर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है। वहां के लोगों की हालत बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी अगर यहां पे लोग ज्यादा हैं तो यहां पे लोग अच्छे तरीके से नहीं रह पाते हैं, बिकॉज उनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती है। जो अगर हम देखें तो क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड अर्नर्स जो हैं वो हमारे मूव होते जा रहे हैं हल्के हल्के करके कैजुअल वेज अर्नर्स पे। क्यों हो रहे हैं भाई, ऐसा क्यों है? देखिए क्या होता है, जब इंसान एक कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई शॉप खोल के बैठा हुआ है, कोई बार्बर है, कोई है फार्मर, ये तो आपके एग्जांपल हो किसके, सेल्फ एम्प्लॉयड के। अगर इन लोगों को अपने काम में कोई दिक्कत आती है तो वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, फैमिली का खर्चा चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ अपने टाइम में, अपने फ्री टाइम में या फिर अपने परमानेंटली अपने उस बिजनेस को बंद करके एक वर्कर बन जाता है, जिसके पास कुछ खास स्किल नहीं होती है, लेकिन उनको काम करना पड़ता है, जो भी उनको हालात वो काम दे दे अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही रेगुलर सैलरी वर्कर्स जिनके पास परमानेंट जॉब थी, अब उनके पास परमानेंट जॉब नहीं रही, उनको काम से निकाल दिया गया, बिकॉज देश में हमारी मशीन्स पे ज्यादा हो रहा है फोकस और लेबर इंटेंसिव पे कम हो रहा है ध्यान। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं हल्के हल्के करके हमारे कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट पे, जो कि एक बहुत खराब सिचुएशन होती है हमारे कंट्री के लिए। तो अगर हम इस डेटा को देखें तो ये हमसे क्या समझा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो है हमारे कंट्री में 73 में कुछ 61.4% थे, जो कि काफी अच्छी चीज है भाई। रेगुलर हमारे इंडिया में 15.4% थे, ये काफी कम है, ये अच्छे खासे होने चाहिए। अगर कोई इंसान अगर सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद है तो वो ऑफकोर्स रेगुलर में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में उस टाइम में भी अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास ऐसे लोग थे जिनके पास कभी काम होता था, कभी काम नहीं होता था। इसी चीज को अगर हम देखें कि कुछ आज का ट्रेंड, आज से 10 साल पहले का ट्रेंड हमें कुछ अब क्या कह रहा है कि 52% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हमारे इंडिया में पहले से कम हो गए हैं। हाँ, रेगुलर सैलरीड कुछ परसेंट बढ़े, लेकिन पूरा का पूरा इनका बाकी का बचा हुआ परसेंटेज हमारा चला गया कैजुअल वेज अर्नर्स में। मतलब जिस स्पीड से हमारे रेगुलर सैलरीड बढ़ने चाहिए थे, वो यहां ना जाने की जगह यहां के बहुत सारे लोग हमारे चले गए कहां पे, कैजुअल वेज अर्नर से। एंड दिस इज द एक्चुअल डेटा। इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद कर लेना, एग्जाम को फ्रेम, आंसर्स को फ्रेम करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे कैजुअल वेज अर्नर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं एज पर द इयर्स कमिंग। ओके, मूविंग अहेड बेटा, आगे देखते हैं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन में हमारा क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर एम्प्लॉयड से हमारे जा रहे हैं वो कैजुअल वाले में। ऐसे ही इनफॉर्मलाइजेशन में क्या होता है बेटा कि हमारे दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स काफी एक प्रॉपर ढंग के उनके पास, मतलब दे आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि काफी सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। एक होती है आपकी इनफॉर्मल सेक्टर। तो कह रहे हैं एक वो सिचुएशन होती है जहां पे कि हमारे इंडिया की वर्कफोर्स जो है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाती चली जा रही है इन कंपैरिजन टू द टोटल वर्कफोर्स जो है। मतलब हमारी टोटल वर्कफोर्स में से इनफॉर्मल सेक्टर में
जहां पे कि जॉब की सिक्योरिटी अक्सर नहीं मिलती है, जहां पे कि लोग बहुत कम काम करते हैं या 10 से कम लोग काम करते हैं, उन फर्म्स में, उन बिजनेस फर्म्स में, वो हमारे होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। अभी हम इस चीज को समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं हम कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है कि जहां पे कि हमारी जो वर्कर्स हैं वो हल्के हल्के करके इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द हमारी जो फॉर्मल सेक्टर या फिर जो हमारा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है हमारे कंट्री का। और इसी एक पूरे प्रोसेस को जो ये हमारी सिचुएशन को दिखा रहा है वो हमारा क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर में डिफरेंस पढ़ते हैं कि आखिर में फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, अब देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो हमने अभी देखा था कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर में। तो उसमें हमने देखा कि हमारे दो तरीके के होते हैं सेक्टर, एक होते हैं हमारे फॉर्मल सेक्टर, एक होते हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फिर इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या फर्क होता है। देखिए फॉर्मल सेक्टर एक वो सेक्टर होता है जहां पे जिन फर्म्स में 10 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, उन फर्म्स को या उन सेक्टर को, उन ऑर्गेनाइज्ड फर्म्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। या ऐसी बहुत सारी फर्म्स होती हैं हमारे इंडिया में जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे 10 या 10 से कम लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे फॉर्मल सेक्टर होते हैं ऑफ कोर्स उनके पास सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनफॉर्मल के पास नहीं होते हैं। ऐसे हम बात करें तो इनके पास लेबर लॉज होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, ताकि इनको इनकी जॉब सिक्योर रहे, ये अच्छे तरीके से अपनी वेजेस में नेगोशिएशंस करवा सके। तो इनके पास ट्रेड यूनियंस होती हैं उन अपने इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि इनके पास एज सच कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो नई कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ऑफ कोर्स वो नई से नई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। या फिर अगर हम बात करें कि जो इसी तरीके से जो इनफॉर्मल है वो ऑफ कोर्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं, वहां पे इतने प्रॉपर ढंग से लेबर जो होती है वो इतनी स्किलफुल नहीं होती है, इसी वजह से वहां पे एक आउटडेटेड हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में 30 मिलियन आउट ऑफ 473 मिलियन पीपल जो हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू डेटा 2011 और 12 के अकॉर्डिंग टू 473 मिलियन पीपल हमारे इंडिया में जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें से जस्ट हमारे इंडिया में 30 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि हमारे फॉर्मल एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जबकि इनफॉर्मल में हमारे 44.3 करोड़ लोग हमारे इंडिया में 11-12 के अकॉर्डिंग काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे। इसी वजह से हमारे देश की सरकार ने और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ध्यान दिया है कि हम किस तरीके से अपने इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी अच्छी तरीके से अपलिफ्ट कर सकें, उनको भी हम प्रोटेक्शन दिला सकें लेबर लॉस की, उनको भी हम जॉब की सिक्योरिटीज दिला सकें। बिकॉज हमारे देश के मोर देन 90% पॉपुलेशन, हमारे देश की जो वर्कफोर्स है वो हमारी कहां काम करती है, हमारे इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज्ड में काम करती हैं। इसी वजह से इनको वो बेनिफिट्स मिलना, वो हर तरीके सपोर्ट मिलना फ्रॉम द गवर्नमेंट बहुत बहुत जरूरी है। ओके बेटा, होपफुली समझ में आ गया होगा कि इनफॉर्मलाइजेशन क्यों है इतनी खराब चीज हमारे लिए और इन दोनों का क्या चीज होती है फर्क, इसको याद करके जाइएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है। अब हम इतने से पढ़ रहे हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का है एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स इट इज ब्रीफली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या है भाई हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आपको दिखेगा नहीं लेकिन असल में वो चीज होती है। अब भाई ऐसा कैसी चीज है भाई कि जो हमको दिखेगी नहीं। भाई अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो कर रहा है, मतलब वो एक एम्प्लॉयड है, और जो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा मतलब वो एक अनएम्प्लॉयड है। तो हमने तो अब तक सिर्फ इतना ही समझा, लेकिन नहीं बेटा, आप एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है ये जो कि एक ऐसी जगह पे है जिसको हम जनरली, ये कहां पे देखा जाता है, एग्रीकल्चर पे। सपोज करिए एक पीस ऑफ लैंड है, कोई भी एक जमीन का एक टुकड़ा है, उस पे अगर 10 लोगों की है जरूरत, जो कि वहां पे अगर 10 लोग काम करते हैं तो उस जमीन का मैक्सिमम होगा प्रोडक्शन।
लेकिन अगर वहां पे बिकॉज उनके अपने बहुत सारे हैं बच्चे या फिर उनके और बहुत सारे उनके अपने आसपास के लोग हैं, वो भी अगर उन जगहों पे ही काम करके अगर वहां पे अब 15 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या अब उस जमीन का मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? नहीं। लेकिन क्या वहां पे नंबर ऑफ लेबर्स तो है ज्यादा, कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है। इसी वजह से तो हमारा जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे यहां पे कितने हैं? 5। कि अगर हम इन 5 लोगों को उस एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से हटा भी देंगे, तब भी उस जमीन के, उस लैंड के प्रोडक्शन में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। होपफुली बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, कि भाई दिखता नहीं है कि भाई इंसान की खाली है, लेकिन असल में इंसान कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर अपने प्रोडक्शन में या फिर देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको अभी भी समझाया भी था। सीजनल माने क्या होता है? जिनके पास 12 महीने की जॉब नहीं होती है, सीजन के अकॉर्डिंग होती है। ये जनरली हमारे एग्रीकल्चर में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे होते हैं फार्मर जिनके पास 6 महीने काम होता है और 6 महीने काम नहीं होता है। तो उन 6 महीनों के लिए, बिकॉज उस टाइम पे उनका सीजन नहीं होता है ग्रो का, तो उन 6 महीने के लिए वो लोग रूरल टू अर्बन चले जाते हैं ताकि उनको जॉब्स मिल जाए कोई और फिर जब वो 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो वो वापस से अपने गांव, अपने रूरल एरियाज में आके अपने उसी काम को करते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को, जहां पे कि अगर हम बात करें कि इनके पास सीजनली काम है, कभी काम है कभी काम नहीं है, सीजन के अकॉर्डिंग काम है, उनको हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज वेरी सिमिलर टू द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? कि जहां पे कि इंसान काम करना चाहता है, काम करने को रेडी भी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। मतलब यहां पे जो एग्जैक्टली जो कमी होती है वो होती है देश के जॉब की अपॉर्चुनिटीज में, कि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो उस इंसान को काम दे पाए जिसका एक्चुअली उसको जरूरत है। वो काम करने को रेडी भी है, जितने रुपए मिल रहे हैं उस वेज रेट में काम करने को भी रेडी है, लेकिन अल्टीमेटली काम नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल अलग होता है बेटा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में इंसान बिल्कुल खाली होता है, लेकिन डिस्गाइज में खाली नहीं होता है, काम तो कर रहा होता है, लेकिन हाँ वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता है देश के प्रोडक्शन में। लेकिन अल्टीमेटली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो एकदम खाली होता है, एक ऐसा इंसान जो काम करने को रेडी है एग्जिस्टिंग वेज रेट में, लेकिन काम नहीं अवेलेबल है। होपफुली बच्चा आपको अब तक समझ में आ गया होगा चैप्टर में। काफी डिटेल में आपको इन डेप्थ समझा रहा हूं, बहुत ही फास्ट तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके, और उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पूरा इन प्रॉपर इन डिटेल आपका आंसर है। क्योंकि सबसे पहला हमारा बेटा आता है कॉज कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। हमारे अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, मतलब अल्टीमेटली कहे कि हमारे देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है भाई, लेकिन ग्रोथ के वाइज लोगों का प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, बस देश का विकास थोड़े थोड़े तरीके से चलता जा रहा है। तो क्या चीज? स्लो ग्रोथ रेट है। तो इसकी रेमेडी, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हमें इस स्लो ग्रोथ रेट को काफी ज्यादा इंक्रीज करना है, और हमें इसको स्लो से हमको इसको फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर हमको इसको लेके जाना है। तो इस साइड में इसके रेमेडीज लिख दूंगा, एंड दीज आर द कॉजेज। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारा आता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये तो एक बहुत बड़ा एक हमारा आप कह सकते हैं कि कॉज है, जिसकी वजह से सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पॉवर्टी या हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ पाता है? बिकॉज हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी कि उतनी तेजी से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ऑफ कोर्स हमें इस रेट को काफी कम करना है, मतलब वी हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ पॉपुलेशन, ताकि हम अपने जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है उसी स्पीड से कम हमारे देश की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो बड़ा ही अंडर डेवलप है। भाई अंडर डेवलप का मतलब क्या है कि भाई काम कितना भी कर लो लेकिन प्रोडक्शन बहुत नहीं हो पाता है, काम कितना भी कर लो लेकिन उसकी हमारा ओवरऑल यील्ड, लोगों की, फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ पाती है। क्यों नहीं बढ़ पाती है भाई?
इसलिए नहीं बढ़ पाती है क्योंकि हम वहां पे पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अंडर डेवलप है। और भाई इसके अंडर डेवलप होने से ऐसे क्या फर्क पड़ गया? भाई फर्क पड़ता है, हमारे देश की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली आधी पॉपुलेशन हमारे देश की कहां काम करती है? एग्रीकल्चर में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ऑफ कोर्स इसको एड्रेस करने के लिए हमें अंडर डेवलप एग्रीकल्चर में हमें इसमें इंप्रूवमेंट तो बहुत ज्यादा लेके आने की जरूरत है। ओके बेटा जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है पुअर एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। हम थ्योरेटिकल चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं, वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान देते हैं। ऑफ कोर्स हाल ही में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग काफी चेंजेस लेके आए गए हैं, लेकिन अभी वो चेंजेस प्रॉपर ढंग से हर एक लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत तो है। लेकिन हाँ, अभी के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। जो चीजें हमको स्कूल लेवल में हमेशा से पढ़ाई जाती हैं, कॉलेज लेवल पे हमको पढ़ाई जाती हैं, वो एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल हमको आगे जाके नहीं मिलता है जब एक फर्म की रिक्वायरमेंट जो हमसे होती है। तो एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑफ कोर्स इसकी रेमेडी क्या है कि हमको अब इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। भाई हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हमें प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए और हमें इसको प्रॉपर ढंग से फॉलो करवाना चाहिए हमारे इंडिया में। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत स्लो है। बेटा ये तो बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट चैप्टर कि किसी भी कंट्री की जो एक नींव होती है, किसी भी कंट्री की जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो होता है उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज के टाइम पे चाइना, यूएसए, जापान, ये इतने डेवलप कंट्रीज क्यों बने हैं? बिकॉज इन लोगों ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत मजबूत बनाया है कि उनकी ऑलमोस्ट बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन उनका कहां पे आज के टाइम पे है इन्वॉल्व? एग्रीकल्चर में नहीं, उनका इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आज के टाइम पे चाइना यूएस को बीट करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और आगे लेके जा रहा है, और इसी का रीजन ये है कि उनके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा कम है हमारे इंडिया के कंपैरिजन में, जबकि हम दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमें न्यू डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आने की बहुत जरूरत है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और यही क्या है इसकी रेमेडीज रहेंगी बेटा। ओके, एंड द लास्ट वी हैव कि हमारे इंडिया में जो भी एम्प्लॉयमेंट की है प्लानिंग की, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की, कि भाई हम लोगों का रोजगार बढ़ाएं, हम लोगों को जॉब दिलवाएं, उसकी प्लानिंग हमारी आज तक प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाई है। फ्रॉम ओवर द 75 ईयर्स हमारे देश को आजाद हुए आज तक हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में प्रॉपर ढंग से एम्प्लॉयमेंट को लेके स्कीम्स आती हैं, लेकिन उस लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं रीजंस कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ उतनी पॉलिसीज भी आती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उनका पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, बिकॉज वो हमारी जो होती हैं पॉलिसीज वो काफी ज्यादा ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि अननेचुरल हैं, हम उसको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो बेटा ओवरऑल यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करा है। होपफुली आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टिल अगर कोई बेटा डाउट रहता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर।